मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबसे बहुत बहुत मुआज़रत के आपको अपने पसंदीदा नावल इंतकाम के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा। बात दरअसल ये है कि इस नावल की कुछ अक़सात बावजूद इंतहाई कोशिश के मिल नहीं सकी, लिहाजा आप सबके इसरार पर यह फ़ैसला किया गया है कि कहानी को आगे से शुरू कर दिया जाए। तो सामीन व नाज़रीन, कहानी इंतकाम के मुख्तसर खुलासे के बाद हम आते हैं असल कहानी की तरफ। आलिम शाह को इसके वालिद इंडिया रवानगी का इंदिया देते हैं। इधर माज भी एक मिशन पर सोनिया के साथ इंडिया रवाना होता है। तहम कुछ लोग सिख यात्रियों से भरी बस को यरगमाल बना लेते हैं। माज और सोनिया तहखाने के तमाम अफराद को ठिकाने लगा देते हैं। तहम बाहर मौजूद दीगर अगवाकारों से मुकाबला होता है और माज जख्मी हो जाता है। सदाकत शाह की इंडिया में मौजूद रिश्तेदारों के यहाँ शादी होती है। आलम शाह, सजल और सरमद इंडिया रवाना होते हैं। एयरपोर्ट से घर रवानगी पर रास्ते में कुछ लुटेरे इन्हें लूट लेते हैं। आलम शाह एक्शन में आना चाहता है, ताहम उजाला नामी आलम शाह की कज़न इसका रास्ता रोक लेती है। घर पहुंचने पर पुलिस की रेड होती है और वो आलम शाह और सरमद को ले जाते हैं। उधर बुशरा और वकास बाज़ल को अस्पताल में मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो बच जाता है। माज़र सोनिया पनाह की तलाश में होते हैं और बिलाखिर अपने सूरतकारों से मिल जाते हैं। आलम शाह और सरमद को तशद्दुद का निशाना बनाकर वीराने में फेंक दिया जाता है, जहां आलम शाह को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। कुत्ते इनके बेहद करीब आ जाते हैं और इन्हें दर्दनाक मौत का एहसास खौफ में मुब्तला कर देता है। वो लोग वापस अपने मेज़बानों के पास पहुंच जाते हैं। शादी के दौरान इन्हें पता लगता है कि इनके साथ जो कुछ हुआ इसमें उजाला और इसका आशिक शामिल होते हैं। वो छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है कि इसे छाप लिया जाता है। तहम वहाँ मारामारी होती है और उजाला का आशिक मारा जाता है। पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। इनके कज़न इन्हें अपने दूसरे खुफिया बंगले पर पहुंचा देते हैं, जहां कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। वो वहां से बाहिफाजत निकल जाते हैं। उधर मास को सोनिया अपने साथ नए मिशन पर ले जाती है, जिसमें एक रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाना होता है। माज ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो ट्रेन की आमद से कबल बारूदी धमाका कर देता है, मगर इस दौरान इसके सर पर क़यामत टूट पड़ती है और दिमाग गहरी तारीकी में डूब जाता है। उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 72। वकास, ये तुम लोग क्यों हम बूढ़ों के साथ बैठे बोर हो रहे हो? जाओ अलीना को अपने साथ बैक यार्ड में ले जाओ। मुझे यकीन है कि वहाँ मौजूद अनोखी नस्ल के परिंदे देखकर इसे बहुत अच्छा लगेगा। लाला ईसा ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और वकास की तरफ रुख करके इससे बोला, जी क्यों नहीं। वकास फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो इस वक्त बहुत खुश था और उसकी खुशी इसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। जाओ बेटा, वकास के साथ जाओ। इतनी देर में हम बुजुर्ग आपस में चंद ज़रूरी बातें कर लें। वकास के खड़े हो जाने के बावजूद अलीना अपनी जगह पराजमान रही तो लाला ईसा ने इसे मुखातिब करके कहा। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन साफ इनकार करना भी मुमकिन नहीं था। चुनांचे एक नज़र खावर साहिब की तरफ देखा और इन्हें इस बात में सर हिलाता देखकर चारों नाचार वकास के साथ बाहर निकल गई। बात बच्चों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक है और मैं जानता हूँ कि हमारी बेटियाँ बाप के सामने ऐसा मौजूद छेड़ने पर शर्मा जाती, इसलिए मैंने अलीना को यहाँ से हटा देना मुनासिब समझा। लाला ईसा ने उलझन का शिकार खावर अहमद को वजाहत दी। इस वक्त वो जिस लबो लहजे में इनसे मुखातिब था, इसे सुनकर अंदाज़ा नहीं होता था कि वो एक गुंडा है। माहौल और मौका की मुनासबत से खुद को ढाल लेने की खूबी इसकी शख्सियत की एक बड़ी खूबी थी। आप हैरान थे कि वकास प्राय झगड़े में इस हद तक क्यों इन्वॉल्व हो गया है कि इसे अपनी जान की परवाह नहीं रही। तो इसका बहुत साफ और सीधा जवाब यह है कि वो सब अलीना की खातिर कर रहा है। लाला ईसा ने खावर अहमद को खुद पर जमी सवाली नज़रों को देखा और वजह बयान कर दी। मैं समझा नहीं लाला, मेरा मतलब है कि मैं हैरान हूँ कि वकास अलीना को कैसे जानता है। मेरे ख्याल में तो इसकी आज अलीना से पहले बार मुलाकात हो रही है। खावर अहमद ने अपनी हैरानी का इजहार किया। आप अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो दिल के मामलात होते हैं ना, वो बड़े अजीब तरह से तय पाते हैं। वकास का भी मामला कुछ ऐसा ही है। इससे इत्तफाक अलीना को कहीं देखा और इसे दिल दे बैठा। आपको इसके जज्बे की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसने अपनी उम्र के आम लड़कों की तरह कभी अलीना से रब्ता करने या इसे अपने जज्बात से आगाह करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी जान खतरे में डालकर माज की मदद करता रहा कि वो अलीना का भाई था और वकास अलीना को खुश और पुरस्कून देखना चाहता था। लाला बहुत तरीके से वकास का केस खावर अहमद के रूबरू पेश कर रहा था। मैं वाकई हैरान हूँ, उन्होंने इस सूरत हाल पर खुद को इससे ज़्यादा तबसरा करने के लायक नहीं पाया। मोहब्बत की दास्तानें अमूमन हैरत अंगेज़ होती हैं और आम लोग इन्हें समझ नहीं पाते। बहरहाल मैंने इस वक्त आपको इसलिए ज़हमत दी है कि मिल बैठकर गुफ्तगू करें
और कोई ऐसा हल निकालें कि जो वो दोनों फ्रीकैन के सामने और इनके मसाइल को कम कर सके। लाला ने गुफ्तगू को मुनासिब समझ दी। आपके जहन में जो कुछ है इसे बयान फरमा दे। पे दर पे मसाइल मसाइब का सामना करते हुए मेरा तो दिमाग ही मौफ हो गया है और मुझे लगता है कि मैं कुछ सोचने और फैसला करने के लायक नहीं रहा। खावर अहमद के अंदाज में बेचारगी थी। सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने वाले इस ईमानदार और मेहनती शख्स ने कब सोचा था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी मुमकिन ना होगा। मैं वकास के लिए अपनी बेटी अलीना का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। इस तरह अलीना मेरी हिफाजत में आ जाएगी और आप कम अज़ कम बेटी की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे। आखिर लाला ने साफ अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर दिया। मगर मैं कैसे अपनी बेटी को एक खावर अहमद अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन लाला जैसे जीरक बंदे के लिए इस अधूरी बात को समझना मुश्किल नहीं था। मैं जानता हूँ कि आपके लिए एक ऐसे लड़के को जिसका ताल्लुक ज़ेर-ए-ज़मीन दुनिया से है अपने दामाद की हैसियत से कबूल करना आसान नहीं होगा। हर बाप की तरह आप भी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता दामाद की ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन ज़िंदगी के हक़ाइक़ ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ होते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या मौजूदा हालात में किसी शरीफ घराने में इतनी हिम्मत है कि आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ने का ख्याल और सोच सके? तो क्या मैं हालात से घबराकर अपनी बच्ची को अपने हाथों से गड़े में धक्का दे दूं? इन्हें लाला ईसा के अल्फाज ने सख्त चोट पहुंचाई थी, इसलिए बिल बिलाकर चीख उठे। मुआज़रत चाहता हूं कि मैंने आपकी दिल आज़ारी की, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वकास के लिए इनकार करके आप अपनी बेटी की ज़िंदगी में आई हुई खुशकिस्मती को लौटा देंगे। वो बहुत अच्छा लड़का है और अलीना को बहुत चाहता है, इसलिए मैं आपको ज़मानत दे सकता हूँ कि आपकी बेटी इसके साथ बहुत खुश रहेगी। लाला ईसा ने समझाया। एक खौफ से निकलकर दूसरे में जाकर इंसान किस तरह खुश रह सकता है? यहाँ वो भाई के लिए परेशान है। वकास से शादी करके इसके दिल को मुसलसल ये धड़का लगा रहेगा कि इसका जराइम पेशा शोहर जाने कब और कहाँ अपने जैसे किसी मुजरिम या पुलिस वालों का निशाना बन जाएगा। बेटी का मामला था, इसलिए वो लाला ईसा जैसी दबंग शख्सियत के सामने भी नहायत खुलकर बोल रहे थे। अगर मैं आपको इस बात की ज़मानत दूं कि वकास हमारी दुनिया छोड़कर अलीना के साथ एक नई दुनिया बसाएगा, तो क्या तब भी आपका यही जवाब होगा? लाला ईसा के सवालियों ने कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। मैं दोनों बच्चों को मुल्क से बाहर किसी महफूज जगह पर भिजवा दूंगा। मेरे शुरफा से भी राब्ते हैं। किसी दूसरे मुल्क में वकास के लिए रहायश और मुलाजमत का इंतज़ाम मेरे लिए चंदा दुश्वार नहीं होगा। लाला ईसा ने इनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मज़ीद पेशकश की। लेकिन आप इतना सब कुछ क्यों करेंगे? वकास आपके गिरोह का बंदा है और यकीनन आपके लिए बहुत सी खिदमत अंजाम देता है। अपने एक काबिल एतमाद रुकन को खोने की सूरत में यकीनन आपको नुकसान होगा, फिर भी आप इसके लिए इस हद तक जाने को तैयार हैं, तो आखिर क्यों? खावर साहिब ने जो सवालात उठाए थे, इन्हें इस बार लाला को खामोशी इख्तियार कर लेने पर मजबूर कर दिया। जवाब नहीं दिया आपने मेरी बात का? खावर अहमद ने टोका। जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह, लेकिन याद रखें कि जाने के बाद आप एक ऐसे राज के अमीन बन जाएंगे जिसे मैंने ज़िंदगी में कभी किसी पर जाहिर नहीं किया। लाला ईसा ने एक गहरी सांस लेते हुए यूं खावर अहमद को देखा जैसे तोल रहा हो कि इस बंदे पर भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता तय पा सके या नहीं, मैं हर सूरत में आपको इस बात की ज़मानत देता हूँ कि आपका राज हमेशा मेरे पास अमानत रहेगा। खावर अहमद ने यकीन दहानी करवाई। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि वकास सिर्फ मेरे गिरोह का रुकन नहीं, वो मेरा सगा भतीजा है, लेकिन इसे खुद भी इस हकीकत का इल्म नहीं है। लाला की इंकिशाफ पर खावर अहमद का मुंह खुल गया। वकास का बाप मेरा छोटा भाई था, बहुत शरीफ और प्यारा लड़का जिसे मैंने अपने धंधे से बिल्कुल अलग रखा हुआ था। इसने अपने शौक से पढ़ा लिखा और एक कॉलेज में लेक्चरर लग गया। मेरा ख्याल था कि वो शादी के लिए अपनी सी कुली का इंतखाब करेगा, लेकिन मैं ये जानकर हैरान रह गया कि इसका सर्कस में काम करने वाले एक रकासा और गायिका पर दिल आ गया है। मैंने इस रिश्ते की मुखालफत की, लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मोहब्बत जैसे ताकतवर जज्बे के सामने मेरे इनकार की कोई हैसियत नहीं थी। लाला के लबों से एक सर्द आह से निकली। इसने मेरी इजाज़त के बगैर खामोशी से इस औरत से शादी कर ली और मैंने अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए इससे तर्क ताल्लुक़ कर लिया, लेकिन मुझे इसके बारे में सारी खबरें थीं। इसके यहाँ बेटे और बेटी की पैदाइश हुई तो मेरा जी चाहा कि जाकर इसके बच्चों को देखूं, लेकिन फिर अना ने इजाज़त नहीं दी। मैं अपने गुस्से में इतना कठोर हो गया था कि वो कई बार मुझसे मिलने और माफ़ी मांगने आया, लेकिन मैंने इससे मिलना ही गवारा नहीं किया। एक ऐसे ही दिन जब वो मेरे दर से नाकाम लौट रहा था, मेरे एक दुश्मन से गोली मार दी और मैं हमेशा के लिए पछताता रह गया कि काश मैंने इसे इसकी नाफरमानी माफ़ कर दी होती और इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया होता। लाला की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन वो हमेशा से ज़्यादा सुर्ख हो गई थी। यकीनन आपने अपनी इस गलती की तलाफ़ी के लिए भाई के अहल वयाल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली होगी। खावर अहमद ने अंदाज़ा लगाया। हरगिज़ नहीं,
मैं तो अपना साया भी इन पर नहीं डालना चाहता था। जवान भाई की मैयत उठाकर मैं बुज़दिल हो गया था और डर गया था कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे दुश्मन कहीं इनको निशाना न बना ले। अपने भाई की निशानी को जिंदा रखने के लिए मैंने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। इस खुददार औरत ने भी कभी मेरे दर पर आना गवारा नहीं किया और सर्कस की दुनिया में वापस लौट गई। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी ये एहतियात भी काम नहीं आई और किस्मत ने मेरे दिल पर एक और वार कर दिया। कुछ बदनजरों ने मेरी भावज और नौजवान भतीजी की जान ले ली थी और वकास गम और गुस्से से पागल हुआ पुलिस के हत्थे लग चुका था। मैंने मुजरिमों को अपने तरीके से इंजाम तक पहुंचाया और वकास को अपने पास ले आया। उस दिन के बाद से आज तक वो मेरे साथ ही है, लेकिन कोई दूसरा तो क्या, वो खुद भी नहीं जानता कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। लाला ने अपनी बात ख़त्म करके खामोशी इख्तियार कर ली। जो कुछ हुआ मुझे इस पर बहुत अफसोस है। खाबर अहमद ने अफसोस का इजहार किया। सिर्फ अफसोस मत कीजिए, मेरे भाई की आखिरी निशानी को बचाने में मेरी मदद कीजिए। मुझे डर है कि अगर इसे अलीना नहीं मिली तो मैं इसे भी खो दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो यूँ मरने मारने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने के बजाय ज़िंदगी से प्यार करे, और ये इसी सूरत हो सकता है कि इसकी मोहब्बत इसके साथ हो। लाला का लहजा इल्तिजाइया हो गया। आपके ऐसे ख्यालात मुझे हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। खाबर अहमद बोले बगैर नहीं रह सके। बस यूँ समझ लें कि भाई की मोहब्बत को कबूल न करके इसके साथ जो ज्यादती की थी, इसके बेटे को इसकी मोहब्बत दिलाकर इसकी तलाफी करना चाहता हूँ। लाला ने इतनी सादगी से जवाब दिया कि वो लाला की शक्ल देखते रह गए। एक ऐसा शख्स जिसकी शहर में धाक थी और जिसके बारे में इन जैसा आम शख्स यही अंदाज़ा लगा सकता था कि वो नहायत सख्त दिल इंसान होगा, अंदर से कितना टूटा हुआ और उदास था। मैं आपके एहसासात और जज्बात को समझ रहा हूँ लाला, और उम्मीद है कि आप जैसा समझदार इंसान मेरी कैफियत को भी समझ रहा होगा। मैं बेटी का बाप हूँ और मेरे लिए फौरी तौर पर कोई भी हतमी फैसला करना मुमकिन नहीं, इसलिए अगर आप मुझे सोचकर फैसला करने की मोहलत अनायत कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ईसा की दास्तानी ने इस हद तक तो मुतासिर किया था कि फौरी तौर पर इनकार करने का सोच नहीं सकते थे और करीने से मोहलत मांग ली थी। बिल्कुल क्यों नहीं, बेटी के बाप की हैसियत से ये आपका हक है, आप अच्छी तरह सोच लें। मगर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ होने वाली कुल गुफ्तगू को अलीना बेटी से शेयर करके इससे इसकी राय ज़रूर लीजिएगा। बाज़ औक़ात बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदारी और जुर्रत के साथ फैसले करते हैं। लाला ने धीमे लहजे में मशवरा दिया। खाबर अहमद वहाँ से रुखसत हुए तो उनका जहन उलझा हुआ ज़रूर था, लेकिन वो लाला के अपने दिल में कोई मनफी जज्बा महसूस नहीं कर रहे थे। आप ठीक तो हैं शकील साहिब? सरमद शकील के साथ वाली नशिस्त पर ही पराजमान था, इसलिए इसने गाड़ी के रुकने और चलने के दरमियान शकील के होंठों से निकलने वाली आह गोलियों के शोर में भी सुन ली थी और अब इससे परेशानी के आलम में इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मैं ठीक हूँ, बस अचानक गोलियां चलने से बौखलाहट का शिकार होकर दरवाजे से टकरा गया था। कांधे पर हल्की सी चोट लगी है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। उन्होंने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए इसको तसल्ली दी। वो लोग आगे निकल आए थे, लेकिन गोलियां चलने की मध्यम आवाज़ें अब भी इनकी समातों तक पहुँच रही थीं। गुलखान बेचारा अकेला वहाँ फंस गया है, कहीं इसे कोई नुकसान न पहुँच जाए। सजल और इसके बच्चे के साथ पिछले नशीस पर पराजमान आलम शाह ने परेशानी से पीछे मुड़कर देखते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया। अब वो इतने आगे निकल आए थे कि ना तो वो बंगला नजर आ रहा था और ना ही हमला आवरों की गाड़ी। हमारे पास असला होता तो इसकी मदद के लिए रुक सकते थे, खाली हाथ रुककर तो नुकसान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। शकील ने अपनी राय का इजहार किया, जो कि हकीकत पर मबनी था। ये हम किस मुसीबत में फंस गए अदा साईं? क्या ये हमारी नहूसत है कि हमारा साथ देने और ताल्लुक़ रखने वालों पर भी मुसीबत टूट पड़ती है? बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी सजल का चेहरा यूं सफ़ेद हो रहा था जैसे जिसमें खून का एक कतरा भी मौजूद न रहा हो। ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरी प्यारी बहन? बेशक हम मुश्किल हालात का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो जल्द इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। आलम शाह, जो अब तक गुल खान की फ़िक्र में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका था, इसकी बात सुनकर फ़ौरन इसकी तरफ रुख मोड़ा और इसके शाने पर अपना बाजू फैलाते हुए इसे हौसला देने की कोशिश की। आलम शाह ठीक कह रहा है सजल, यकीन मानो कि मेरे दिल में एक बार भी भूले से ये ख्याल नहीं आया कि तुम लोगों की वजह से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है। उल्टा मैं तो इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि हम अपनी खुशियों में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सके। शकील के लहजे में शर्मिंदगी थी। शुक्रिया शकील भाई, आपका बड़ापन है कि आप इस अंदाज से सोचते हैं, लेकिन जिस तरह हमारी वजह से आप लोगों की खुशियाँ दरहम बरहम हुई और आप एक मुस्तकिल परेशानी में मुब्तला हो गए, वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। और इस वक्त तो मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की हो रही है कि बेचारे गुल खान के साथ क्या हुआ होगा। इसने सुते हुए चेहरे के साथ अपने एहसासात का इजहार किया। अल्लाह बेहतर करने वाला है। मुमकिन है फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस वहाँ आ गई हो
और गुल खान के बचने की कोई सूरत निकल आई हो। शकील ने तसल्ली दी और अपनी बात जारी रखते हुए मजीद बोले, पहले मैं तुम लोगों को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दूं, फिर गुल खान के बारे में मालूमात हासिल करूंगा। क्या मतलब? क्या आप इस वक्त हमें सफारत खाने लेकर नहीं जा रहे? आलम शाह ने चौंक कर पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में तुम लोगों का वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। फिलहाल मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के पास ले जा रहा हूँ। वो बहुत चलता पुर्जा आदमी है। इसके पास तुम लोग महफूज भी रहोगे और तुम्हारे मसाइल का कोई ना कोई हल भी निकल आएगा। शकील ने जवाब देते हुए गाड़ी को दाएं जाने वाली सड़क पर मोड़ा। मौजूदा हालात में इन लोगों के पास इसके मशवरे पर अमल करने के सिवा कुछ चारा नहीं था। वो बहरहाल मुकामी फर्द थे और इनसे ज़्यादा इख्तियारात और मालूमात रखते थे। क्या हाल है पांडे? ये बताओ कि इस वक्त घर पर मिलोगे या नहीं? एक जैली सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए शकील ने अपना मोबाइल निकाला और किसी से बात करने लगे। बस तो फिर ठीक है, इंतज़ार करो। मैं 5-10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ मेहमान भी होंगे। वो लोग सिर्फ फ़ोन पर होने वाली एकतरफा गुफ्तगू ही सुन सकते थे। मैं तुम लोगों को अपने जिस दोस्त के पास ले जा रहा हूँ वो हिंदू था, लेकिन मुतासिब बिल्कुल भी नहीं। मेरे हवाले से वो तुम लोगों का भरपूर ख्याल रखेगा। फ़ोन बंद करने के बाद उन्होंने इन लोगों को बताया, जैसा आप मुनासिब समझे। इस सूरत हाल में मेरा अपना दिमाग तो बिल्कुल माफ हो चुका है। आलम शाह ने इनसे इख्तलाफ नहीं किया। अब गाड़ी ऐसे आबाद इलाके में पहुंच गई थी जहां कितार दर कितार बेहद जदीद और खूबसूरत बंगलों की मौजूदगी रहायशों की खुशहाली की गवाही दे रही थी। शकील ने सुरमई गेट वाले एक बंगले के सामने गाड़ी रोककर हॉर्न दिया तो पहले किसी ने गेट में बनी छोटी सी खिड़की खोलकर झांका, फिर गेट खोल दिया। शकील गाड़ी अंदर ले गया। पांडे साहिब अंदर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी से उतरते ही एक मुलाजिम ने इनकी रहनुमाई की। शकील माय डियर, तुम्हें अपने घर में देखकर खुशी हो रही है। बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं ना हम। जीन्स के ऊपर जर्दी माइल ऊंचा कुर्ता पहने हुए वो शख्स तकरीबन शकीली का हम उम्र था, लेकिन इसकी सोबर शख्सियत के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। इसने अपने कथई बालों को समेटकर पोनी की शक्ल में बांधा हुआ था। एक कान में छुरछुरी नगीने जड़ी बाली, गले में मोतियों की माला और दोनों हाथ में मोटे मोटे पत्थरों वाली अंगूठियां मौजूद थी। बस यार, मसरूफियत इतनी होती है कि चाहने के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाती। शकील ने कुछ झींपे हुए अंदाज में हंसते हुए इससे हाथ मिलाया, फिर फौरन ही इसकी तवज्जो इन लोगों की तरफ मबजूल कराते हुए बोले, इनसे मिलो। ये मेरे कज़न्स आलम शाह और सजल शाह हैं और कुछ ही अरसा कबल पाकिस्तान से आए हैं। वेलकम जी वेलकम। पाकिस्तान से आए हैं तो फिर अपने हुए ना। बंटवारे की लकीर खींच देने पर पुराने रिश्ते नाते कोई ख़त्म थोड़ी हो गए हैं। इसने बड़े जोश से खुश आमदीद कहा। पांडे स्कूल के ज़माने से मेरा दोस्त है। हम एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अब अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से मुलाकात कम कम होती है, लेकिन मुझे जब भी ज़रूरत हो इसे पुकार लेता हूँ और ये भी मेरी मदद करने से इनकार नहीं करता। अब शकील इन लोगों से पांडे का तारुफ करवा रहा था। तारुफ की इस मरहले में सरमद को नज़रअंदाज कर दिया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भी तुम किसी मसले का शिकार हो। अगर ऐसी कोई बात है तो साफ बताओ यार। तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी ना नहीं बोल सकता। आपस में एक दूसरे से चंद रस्मी बातें करने के बाद पांडे ने शकील को मुखातिब करके इसे संजीदा लहजे में दरियाफ्त किया। मसला तो है और कुछ बड़ा है, लेकिन उम्मीद है तुम कोई हल निकाल लोगे। शकील ने मौका मिलते ही सारी तफसील इसके गोशगुजार कर दी। ये तो वाकई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। मैं इस विशना को जानता हूँ, साला बड़ा डैश है। इसने बिला तकल्लुफ विशना के लिए एक मोटी सी गाली का इस्तेमाल किया, फिर गर्दन को झटका देते हुए बोला, एनीवे, तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। समझ लो आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। सजल को मैं अपने साथ वापस ले जाऊँगा। इस सिलसिले में विष्णु को पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि औरतों को दरमियान में मत लाना, वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। शकील ने अपना फैसला सुनाया। अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, ऐसे ही कर लो। तुम क्या कहते हो आलिम? तुम्हें तो मेरी इस तजवीज़ से इनकार नहीं है। पांडे का जवाब सुनकर शकील ने आलम शाह से पूछा, आप बेहतर समझ सकते हैं शकील भाई, लेकिन मुझे बस ये फिक्र है कि मुझे और सरमद को ना पाकर सारा नजरा सजल पर ही ना गिर जाए। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को इनके निशाने पर नहीं छोड़ सकता। इसने फिक्रमंदी का इजहार किया। सजल सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन है। इसे निशाना बनाने के लिए दुश्मनों को मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। शकील ने सीना ठोंक कर दावा किया। शकील भाई ठीक कह रहे हैं अद्दा। फिलहाल आप मेरी फिक्र छोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करें। मेरे लिए तो शकील भाई आपको ज़मानत दे रहे हैं ना। इस मौका पर सजल ने गुफ्तगू में दखल देकर शकील की तजवीज़ पर अमल करने पर जोर दिया तो आलम शाह को भी कायल होना पड़ा। वैसे भी इसे मालूम था कि सजल एक अजनबी शख्स के मुकाबले में नियाज शाह के घर में ज़्यादा सुकून से रह सकेगी। अच्छा तो फिर अब इजाज़त दो। सजल को घर पर छोड़कर मुझे बाकी के मामला देखना होंगे।
मैंने पांडे से बात करने के बाद एहतियातन मोबाइल ऑफ कर दिया था। इसे अगर किसी ने सूरत हाल के हवाले से कॉल करने की कोशिश भी की होगी तो नाकाम रहा होगा। फैसला हो चुकने के बाद शकील पर वहाँ से रवानगी की बेचैनी सवार हुई। अपना और बच्चे का ख्याल रखना सजल, और खामखा मेरी फ़िक्र में खुद को हल्का नहीं करना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलम शाह ने खड़े होकर बहन के सर पर हाथ रखा और इसकी बाहों में सोए बच्चे को प्यार करते हुए इसे समझाया। बच्चा नींद का बहुत पक्का था। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसकी आंख नहीं खुली थी और माँ के सीने से लगा आराम से सोता रहा था। इंशाअल्लाह। इसकी नसीहत के जवाब में सजल ने सिर्फ आहिस्ता से इतना ही कहा। वो खुद को संभालने में कामयाब हो चुकी थी। ओके यार पांडे, अभी इजाज़त दो, शकील ने दोस्त को मुखातिब किया। ठीक है मित्र, अभी रोकने वाली सिचुएशन नहीं है, वरना मैं तुम्हें ऐसे सूखे मुंह वापस न जाने देता। पांडे ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। अगली बार इत्मीनान से आऊँगा तो खातिर करवा लूँगा। अभी तो मेरे इस भाई का ख्याल रखो, समझो कि मुझे सब कुछ मिल गया। उन्होंने पांडे से हाथ मिलाने के बाद आलम शाह के शानी को थपकते हुए जवाब दिया। अगर किसी कमी की शिकायत मिले तो बेशक मेरी गर्दन काट देना। पांडे की तरफ से ऐसी यकीन दहानी के बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही थी। चुनांचे शकील, सजल और इसके बच्चे समेत मुतमिन होकर रवाना हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।